नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ज्योग्राफी से संबंधित कंप्लीट कोर्स के बारे में समझाया था और ये भी बताया था कि उस कोर्स को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे और उसका आज हम पहला पार्ट लेकर के आए हैं आपके सामने। और उस पहले पार्ट में एस्ट्रोनॉमी में हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो एस्ट्रोनॉमी में दोस्तों मैंने 4 टॉपिक आपको बताए थे। वो 4 टॉपिक कौन से थे आपके? पहला था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके बाद में था आपका तारों का निर्माण और उनकी मृत्यु, अर्थात तारों का जीवन चक्र वाला टॉपिक आएगा। इसके बाद में आपका सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, ठीक है, धूमकेतु क्या हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पुच्छल तारा क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में जो टॉपिक था हमारा चंद्रमा और सूर्य का अध्ययन, उसमें हमने अलग से रखा है ताकि उनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएँ। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अर्थात ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इस टॉपिक में हम आपको क्या देने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आज हम जो ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने आपके सामने ब्रह्मांड का नाम लिया तो कम से कम आपके दिमाग में एक ये इमेज बनी होगी कि बहुत विस्तार में आकाश गंगाएं दिखी होंगी आपको, एकदम से तारों का समूह दिखा होगा, यही सब क्या है, ब्रह्मांड है। लेकिन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और ये देखना है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में कौन कौन से सिद्धांत आए, उन सिद्धांतों ने क्या कहा है, इनके बारे में एक एक करके वो सिद्धांत भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो पहली बात अगर किसी व्यक्ति ने कही तो उसका नाम है टॉलमी। देखिए, इसका अगर नियमित अध्ययन किसी व्यक्ति ने किया 140 ईसा पूर्व में तो वो क्या था, टॉलमी ने सबसे पहले एक अवधारणा दी जिसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, इस जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत उसने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अर्थात इसको जियोसेंट्रिक इसीलिए कहा गया क्योंकि उसने ब्रह्मांड के केंद्र में किसको बताया, पृथ्वी को बताया है, और सभी ग्रह और तारे, सूर्य भी क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए इस अवधारणा को क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक अप्रोच, अर्थात पृथ्वी केंद्रण अवधारणा कहा गया। आगे जैसे जैसे समय बीता, वैज्ञानिक खोजें हुई, मनुष्य और भी आधुनिक हुआ, तो विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति होती चली गई वैसे वैसे हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी रहस्यों का पता चला। इसी क्रम में अगला व्यक्ति आया कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने क्या किया, 1543 ईस्वी में लगभग, जिस समय टॉलमी ने अपनी अवधारणा दी उसके कितने साल बाद, लगभग 1400 साल बाद कोपरनिकस ने अपनी बात कही और इसने ये कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। तो ब्रह्मांड, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हेलियोसेंट्रिक अप्रोच, अर्थात सूर्य केंद्रण अवधारणा। देखो, जब कोपरनिकस ने अपनी अवधारणा दी या अपनी अप्रोच दी तो उसकी बात को लोग पचा नहीं पाए, और पचा नहीं पाए क्योंकि ये एक ऐसी अवधारणा थी, क्योंकि टॉलमी पहले कह के जा चुके थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। एकदम से ही अगर कोई व्यक्ति आकर के नई बात बोलेगा तो उस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इस बात पर गुस्सा होकर के लोगों ने उनकी हत्या भी कर दी थी। इसीलिए इसको कोपरनिकसीय क्रांति भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखना कि इसको कोपरनिकसीय क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और गुस्से में आकर के उनकी हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, हमें इस प्रश्न तक पहुंचना है। तो देखिए, पूरा जो ब्रह्मांड है वो अपने आप में एक रहस्य है, और इस रहस्य को जानने के लिए हम एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इसीलिए हमने ये टॉपिक पहले सबसे आगे रखा है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में बहुत ही बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, और हर गैलेक्सी में 3 से 4 गैलेक्सियों का एक पुंज है। ठीक है,
उसमें से एक गैलेक्सी है मंदाकिनी, जो हमारी गैलेक्सी है, और उसी मंदाकिनी गैलेक्सी में क्या है, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो आपस में क्या कर रही हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही हैं। जैसे हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और उनके बीच में क्या है, हमारा सूर्य है, जो क्या करता है, सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। तो सूर्य अपने आप में एक तारा है, और ग्रह क्या हैं, जो सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और तारे कैसे कहते हैं, कि ऐसे चीज जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाता है, तारे कहलाते हैं। अब इसमें एक बात हमें यहाँ ये याद रखनी है कि ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं, यानी कि आकाशगंगा हैं। आकाशगंगाओं में भी हमारी एक मंदाकिनी है, मंदाकिनी में हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी पर कई कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों में एशिया एक महाद्वीप है। एशिया में कई देश हैं, जिनमें से भारत एक देश है। भारत में कई राज्य हैं, उन राज्यों में से राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान में भी कई ज़िले हैं, उन ज़िलों में अपना एक ज़िला है जयपुर, और जयपुर में भी कई तहसील, ब्लॉक, खंडों में विभाजित है। वहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और उन लोगों में से हम कुछ हैं। हम इतने छोटे होते हुए और हमारे दिमाग में इतने बड़े ब्रह्मांड की परिकल्पना आई, क्यों? तो यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए, इसमें 2 सिद्धांत आए। पहला सिद्धांत आया साम्यावस्था सिद्धांत, जिसे स्टडी स्टेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड एवं एलन संडेज ने। ठीक है, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जो ब्रह्मांड है वो अस्थिर है, अर्थात वो निरंतर क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सिद्धांत आया वो आया बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अगर वैज्ञानिक आधार किसी सिद्धांत को मिला है तो वो बिग बैंग सिद्धांत को मिला है। और इस सिद्धांत पर आज भी कई यूरोपियन देशों में लगातार नई नई रिसर्च हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं, और उन्हीं अनुसंधानों का परिणाम है कि आज हम ये बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बिग बैंग थ्योरी के तहत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे बताई। आप इसमें एक बात समझना कि जितने जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका ये अनुमान था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, ब्रह्मांड एक पॉइंट के रूप में था, अर्थात एक डार्क पॉइंट था, डार्क बिंदु था, इसके रूप में था। डार्क पॉइंट को मैं यहाँ सघन बिंदु लिख सकता हूं। ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड था वो क्या था, एक सघन बिंदु था। और एक बात ये भी याद रखिए कि आज पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा और जितने पदार्थ हैं, अर्थात टोटल एनर्जी और टोटल मैटर जितने ब्रह्मांड में हैं आज के समय में, वो सारे पहले किस में थे, सब इसी बिंदु में समाहित थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें एकदम से महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट हुआ तो यही थ्योरी क्या कहलाई, बिग बैंग थ्योरी कहलाई। ठीक है, बिग बैंग का अर्थ ही क्या है, बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। जब इसमें बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ तो इससे समय, मैटर और स्पेस, यानी कि टाइम, मैटर और स्पेस का विकास हुआ। ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि इससे पहले एक ही बिंदु था, तो ना तो किसी 2 वस्तुओं के बीच में दूरी थी। जैसे ही ये विस्फोट हुआ तो इसके कण क्या हुए, आपस में टूटे और वो दूर दूर गए, तो 2 वस्तुओं के बीच की दूरी है, इसका मतलब स्पेस का विकास हुआ, समय का विकास हुआ। इससे पहले समय का निर्धारण हम कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या होगा कि कौन सी वस्तु पहले टूटी, कौन सी बाद में टूटी, किसका निर्माण और बाद में हुआ। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया, एक समय का विकास होता चला गया, इसी से मैटर बने, यानी कि नए नए पदार्थों का निर्माण हुआ। अगली स्टेज में देखिए क्या हुआ कि इसका आकार बढ़ता चला गया, यानी कि ये एक जो पॉइंट था महाविस्फोट के बाद, इसमें क्या हुआ, आकार में वृद्धि होती चली गई, और आकार में वृद्धि हुई तो इसका आकार कैसा हो गया, वॉलीबॉल के जैसा हो गया। और इसमें ब्लास्टिंग एनर्जी के कारण, यानी कि टेम्परेचर इसका सबसे ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था तो इसमें क्या हुआ, ब्लास्टिंग एनर्जी ज़्यादा हुई। तो ब्लास्टिंग एनर्जी के कारण ये कैसा गोला बन गया, आग का गोला बन गया। और आग का गोला बना तो इससे और भी चीज़ें अलग हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन का विकास हुआ, न्यूट्रॉन का विकास हुआ,
प्रोटॉन का विकास हुआ और न्यूट्रिनो का विकास हुआ। आप ये चीज़ें फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन कई बच्चों के लिए यहाँ ये जो न्यूट्रिनो है ये नया हो सकता है, लेकिन ये नया नहीं है। इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? ब्रह्मांड से हुई है। न्यूट्रिनो क्या है इसके बारे में आपको एक बार मोटी सी बात बता देता हूँ। ये एक ऐसा पदार्थ है कि अगर हम मीलों चौड़ी दीवार को या मीलों मोटी दीवार में अगर इसको थोड़ा सा भी टच कर दें तो ये उसको भेद कर बाहर निकल जाएगा। इस पर आज भी बहुत अनुसंधान चल रहे हैं। इस पर अनुसंधान इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भविष्य में दूसरे ग्रहों के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग कर सकें, इसीलिए न्यूट्रिनो के बारे में आजकल वैज्ञानिक नई नई रिसर्च कर रहे हैं। आगे जो हमारा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो का विकास हुआ। फिर जब जैसे ही आगे समय बीतता गया तो थर्ड स्टेज में जाकर के यह एक बृहत ताप नाभिकी बनी और बृहत ताप नाभिकी में हीट एनर्जी जनरेट होने लगी। तो जब हीट एनर्जी जनरेट होने लगी तब इसमें क्या होगा कि गोले का आयतन बढ़ता चला जाएगा और गोले का फोर्थ स्टेज में जैसे ही गोले का आयतन बढ़ा, अब देखिए जब कोई वस्तु का आयतन बढ़ता है या किसी वस्तु का आयतन बढ़ता है या उसमें वृद्धि होती है तो उसके तापमान में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। और तापमान में इसमें इतनी कमी आ गई कि इसका टेम्परेचर हो गया 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम टेम्परेचर होने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौका मिल गया। अभी तक ये स्वतंत्र अवस्था में ब्रह्मांड में घूम रहे थे। अब ये अकेले तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को एक साथी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही इनको भी आपस में मिलने की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे ये पास आए और पास आए तो क्या बना? एटम बना, यानी कि कण बने। ठीक है, कण बनने के बाद में तारों का निर्माण हुआ। अब देखिए यहाँ कणों का निर्माण हो चुका है, फिर किसका निर्माण होगा? स्टार्स का, अर्थात तारों का। तो जैसे मैं अगर सूर्य की बात करता हूँ तो सूर्य का निर्माण कैसे हुआ होगा? सूर्य में दो तत्व पाए जाते हैं, दो कण पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से किसका निर्माण हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसके कारण उसकी चमक बनी रहती है। अब तारों का निर्माण हो चुका है तो तारे भी अलग नहीं रहेंगे, ये भी पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो क्या होगा? तारों का एक समूह बन जाएगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखिए सारे तारे पास पास हैं तो ये क्या बन गया? एक समूह बन गया। और तारों का समूह ही क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। और जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना अपने कॉपी किताब में। अब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ तो जैसे यहाँ पर ये अलग अलग तत्व थे, ये एक साथ आए तो एटम बना, एटम से तारे बने, तारों का समूह बना, तारों के समूह से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मांड में एक ही गैलेक्सी है, अरबों गैलेक्सियाँ हैं, अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में घूम रही हैं। लेकिन हमें कुछ के बारे में ही अभी तक हमने अध्ययन किया है या अभी तक हमने कुछ ही ऐसी आकाशगंगाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए गैलेक्सियों का निर्माण हो चुका है। अब इसके बाद गैलेक्सियां क्या होंगी? ये भी पास पास आएंगी, ये भी दूर रहना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि पड़ोसी की आवश्यकता सबको होती है। अब ये पास पास आई तो आकाशगंगाओं का क्या बन गया? एक महापुंज बन गया, यानी कि गैलेक्सियां एकत्रित होने लगी। और एकत्रित होने लगी तो देखो किस प्रकार से, जैसे ये क्या है? गैलेक्सियों का महापुंज हो गया तो ये हमारी मंदाकिनी हो गई। इसके पास में दूसरी आकाशगंगा जो है वो है एंड्रोमेडा, तीसरी आकाशगंगा M32 जिसकी कुछ समय पहले ही खोज हुई है। लास्ट स्टेज में क्या हुआ? आज जब महाविस्फोट हुआ, इसमें महाविस्फोट कब हुआ था? 15 अरब वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले। तो इसके विस्फोट के 10-10.5 अरब वर्ष पश्चात में क्या हुआ? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। 10.5 अरब पश्चात, किसके? विस्फोट के 10.5 अरब बाद में, अर्थात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और इसी सौरमंडल में क्या है? अपने सूर्य है, बाकी के ग्रह हैं। इनसे ही मिलकर के क्या बनता है?
सौरमंडल बनता है, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी से, महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा। तो एक बार फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड जो था स्टार्टिंग में एक बिंदु था, इसी बिंदु से थोड़ा सा जब इसमें विस्फोट हुआ तो इससे चीज़ें क्या हुई और विस्तारित हुई। तो ये कैसा बन गया, वॉलीबॉल के आकार का बन गया, एक आग का गोला बन गया, और इस आग के गोले से फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, न्यूट्रॉन निकले, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो ये निकले, जिससे एक बृहद ताप नाभिकी बनी। इसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, सॉरी, जब गोले का आयतन बढ़ा, अर्थात इसी गोले का धीरे धीरे जब आयतन बढ़ा तो इसके टेम्परेचर में क्या आ गई, कमी आ गई, जिससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मौका मिल गया पास आने का और कणों का निर्माण हुआ, अर्थात एटम का निर्माण हुआ। फिर आकाशगंगा, तारों का एक समूह बना और तारों के समूह से ही गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं का महापुंज बना। इस आकाशगंगाओं में हमारी भी एक आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, और सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत के 10.5 अरब वर्ष बाद में। ठीक है, तो अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो आएगा तारों और उनके जीवन चक्र से संबंधित। आज का ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। धन्यवाद।